आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करने वाला हूं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन क्या है। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन ये मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वेज हैं, टाइप्स हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन इज नथिंग बट द मेथड्स, टेक्निक्स, वेज एंड टाइप्स। सर, किस चीज के मेथड हैं, किस चीज की टेक्निक्स हैं, किस चीज के ये रास्ते हैं, किस चीज की टाइप्स हैं, उसे बोलेंगे हम एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो एडीआर के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो एडीआर को समझने की कोशिश कीजिए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब हम बोल रहे हैं अल्टरनेट तो उसका मतलब कुछ मेन भी चीज होगी। अल्टरनेट मतलब क्या? वैकल्पिक। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर आप झगड़े का निपटारा करना चाहते हैं, राइट, आप क्या चाहते हैं सर? हम झगड़े का निपटारा करना चाहते हैं। तो इसके लिए नंबर एक हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मेन रिसोर्सेज हैं बेटा हमारे, वो है हमारा जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। और जब हम आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट की बात करें, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि हम सिविल डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं और हम कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, हम क्रिमिनल डिस्प्यूट्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है बेटा। नॉट एप्लीकेबल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करता, नॉट एप्लीकेबल ऑन क्रिमिनल मैटर्स। नॉट एप्लीकेबल ऑन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन की बात करें तो मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सिविल डिस्प्यूट्स की, या फिर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कमर्शियल डिस्प्यूट्स की। मैं आपके साथ क्रिमिनल मैटर्स की बात नहीं कर रहा। तो हम झगड़े का सोल्यूशन चाहते हैं, हमारे पास जो मेन रिसोर्सेज हैं वो है हमारे कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, और हमारे पास एक अल्टरनेट सिस्टम भी है, एक वैकल्पिक सिस्टम भी है, उसे हम बोल रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। ठीक है बेटा। अगर आपको आपके झगड़े का निपटारा करना है, राइट, सॉल्यूशन ऑफ सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट आप चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, राइट? सर, हमारा ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं हम? सर, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स है हमारा जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट। आप सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट का निपटारा चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं, राइट, सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए या तो आप कहाँ जाइए, या तो आप जाइए सिविल कोर्ट में, ठीक है, या तो आप जाइए या आप जाइए बेटा सिविल कोर्ट्स में, या आप जाइए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। ठीक है। तो यू हैव टू चॉइस टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट। सर, अगर हम सिविल कोर्ट्स के पास जाएं, राइट, तो सिविल कोर्ट के पास जाएं, देन यू हैव टू फॉलो सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी कोड 1908। ठीक है। और आपको झगड़े के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और टेक्निक क्या फॉलो होगी, प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? सीपीसी 1908 फॉलो होगा। और कहाँ जाना पड़ेगा? सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा।
उसकी टाइमिंग क्या होंगी, कोर्ट की टाइमिंग तो बिजनेस आवर्स होती हैं। अब आप यहाँ पर 7 समुंदर पार से बिजनेस करने के लिए आए हैं, और बिजनेस आवर्स में आप अगर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे तो बिजनेस कब करेंगे, सोचने की बात है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाएगी हमारे कोर्ट्स के अंदर, या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएगी या फिर वो हिंदी लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो और आप एक ऐसे कंट्री से आए हैं, ना एक आप इंग्लिश जानते हैं ना आप हिंदी जानते हैं, तो सिविल कोर्ट्स में क्या चल रहा है आपकी समझ ही नहीं आएगा, लैंग्वेज ही आपकी समझ में नहीं आएंगी। और मोर ओवर, ड्यू टू ड्यू टू पॉपुलेशन, आपको एक फैक्ट और कंसिडर करना है। ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू अ वेरी लार्ज साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, आवर सिविल कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड, राइट। तो एक पिक्चर आई थी सनी देओल, उसमें वकील की भूमिका में नजर आए थे, और वो चिक चिक कर कह रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ ओवरबर्डन्ड, ठीक है। एंड जो कई बार सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं बेटा, उसमें एक्सपर्टीज की जो रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपका जज है, जो सिविल कोर्ट में जज बना हुआ है बेटा, वो लॉ का एक्सपर्ट हो सकता है, वो लीगल प्रोसीजर्स का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन वो हमारे बिजनेस मैटर को समझ पाएगा इन इट्स ट्रू सेंस, हमें इस पे डाउट है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस ऑफ जज भी कई बार आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं बेटा। हम राइट, कॉम्पिटेंस ऑफ अ जज, आप पूरी बात को समझ लीजिए पहले, टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। अब जो भी कोर्ट है, वहाँ जो भी जज है, वो लॉ का एक्सपर्ट तो हो सकता है, प्रोसीजर्स का एक्सपर्ट तो हो सकता है, लेकिन क्या वो हमारे प्रॉब्लम को ट्रू सेंस में समझ पाएगा या नहीं। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा डाउट है। कॉम्पिटेंस ऑफ अ जज टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि जो वो जज है, वो हमारे बिजनेस को समझ पाए, इससे पहले कि वो बिजनेस को समझ पाए, तो इससे पहले हमारी काफ़ी लंबी हमारा डिले हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। और बिजनेस में जो टाइम होता है वो पैसा होता है बेटा, टाइम इज मनी ऑलवेज इन बिजनेस। तो हम नहीं चाहते कि हम एक्स्ट्रा टाइम खर्च करें, हम फटाफट क्विक रिड्रेसल चाहते हैं, राइट। अगर आप क्विक रिड्रेसल चाहते हैं तो शाबाश, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कहाँ चले जाइए। आपके लिए एक लॉ बना रहे हैं स्पेशली, उसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ठीक है बेटा। जब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंदर आप केस फाइल करेंगे, तो इसमें सीपीसी 1908 अप्लाई नहीं होगा, इसके अंदर आर्बिट्रल प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो बहुत सारी हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। टाइमिंग हम बिजनेस आवर्स के बाद टाइमिंग रख सकते हैं बेटा, ठीक है। हम जो झगड़े का निपटारा करेंगे, झगड़े की सुनवाई करेंगे, वो आफ्टर बिजनेस आवर्स हो सकता है, ठीक है। और जो भी हमें पर्सन कॉम्पिटेंट लगे, कॉम्पिटेंट पर्सन को हम अपना आर्बिट्रेटर बना सकते हैं, ठीक है। हमें लगे कि ये पर्सन हमारी प्रॉब्लम को समझ पाएगा, तो हम उसे अपना आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। लैंग्वेज की हमें समस्या नहीं रहेगी बेटा, हम चाहें तो किसी भी पर्सन जो पर्सन हमारी लैंग्वेज को समझता हो, तो हम उसे अपना आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया है, एक एक्ट बनाया है। और उस एक्ट को आइए हम देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन
is to make provision for arbitral procedures which is fair, efficient, and capable of meeting the need of specific arbitration. ठीक है, specific arbitration and to minimize. अब मजे की बात यह है बेटा, जब आप अल्टरनेट सिस्टम बनाएंगे तो इसमें कोर्ट का मिनिमम रोल होगा। इसमें कोर्ट ना तो उसमें कोई रोल प्ले करेगा, ना उस केस को सुपरवाइज करेगा बेटा। मिनिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम इसका कोर्ट का रोल होगा। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब मेरे साथ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट देखेंगे, राइट बेटा। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा। आर्बिट्रेशन एंड टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ द कोर्ट्स इन आर्बिट्रल प्रोसेस एंड टू परमिट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू यूज मीडिएशन, नेगोशिएशन और अदर प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। भारत सेवा संस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। और आर्बिट्रेटर जब आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करेगा, यानी जब झगड़े का निपटारा करने के लिए केस की सुनवाई करेगा, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकता है, मीडिएशन, नेगोशिएशन एटसेट्रा। चलिए एक्ट के बारे में थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और ले लेते हैं। जो ये हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, ये यूनिसेट्रल मॉडल लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो हमारे पास करंट आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है, ठीक है, ये यूनिसेट्रल मॉडल लॉ है। ठीक है, यूनिसेट्रल मींस यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। अब पूरे विश्व में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के टेक्निक्स में, मेथड्स में, रूल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, राइट। देखिए, बिजनेस करने के लिए हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, हम एक दुनिया की बात करते हैं। अब बेटा, जो बिजनेसमैन वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, तो जो भी इस यूनिसेट्रल कोड को, यानी जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को फॉलो करेंगे, तो वो सेम लाइन पर अपने अपने देश में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बनाएंगे। इससे बिजनेस में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी प्रोसीजर्स में, और बिजनेसमैन को पता होगा कि अगर मेरा सिविल या कमर्शियल डिस्प्यूट राइज हो जाए, तो मुझे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को फॉलो करना है। और मजे की बात यह है कि जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट मेरे होम कंट्री में फॉलो किया जाता है, वही सेम उसी तरह का कानून हम इस देश में भी फॉलो किया जाता है। तो बिजनेसमैन का एक्चुअली क्या होगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और वो फटाफट डिसीजन ले पाएगा टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट। क्योंकि जब झगड़ा होता है बेटा, तो आपका माइंड डाइवर्सिफाइड हो जाता है। झगड़े के केस में तरक्की नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपका माइंड डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं कर रहा, आपका माइंड, ठीक है बेटा, झगड़े की तरफ काम कर रहा है। तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं आ पाती, और जिससे तरक्की, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए झगड़े का क्विक रिड्रेसल के लिए, फटाफट निपटारा करने के लिए, यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज ने एक कोड बनाया है, एक आप कह सकते हैं बेटा, एक मॉडल लॉ बनाया है। और उस मॉडल लॉ के ऊपर सभी जो जिन जिन कंट्रीज ने यूनिसेट्रल को एक्सेप्ट किया है, तो उन लोगों ने अपने अपने देश में जाके यूनिसेट्रल की लाइन पर ही आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बनाया है। तो आप इस बात को याद रखना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेट्रल। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, the applicability of the act doesn't depend upon the dispute being a commercial dispute. Applicability of the act does not depend upon the dispute being a commercial dispute. यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट पर ही एक्ट अप्लाई नहीं होता। रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रल डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड अपॉन द क्वेश्चन वेदर इट इज सिविल डिस्प्यूट और कमर्शियल डिस्प्यूट। तो कोई भी झगड़ा है, हर कमर्शियल डिस्प्यूट कुड नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी सिविल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, राइट बेटा, सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट की बात आप कर रहे हैं बेटा, आप किसी भी डिस्प्यूट की बात